दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज दिनांक 7 मई 2025 प्रातःकाल 6 बजे हैं और मैंने फेसबुक देखा तो मुझे वीडियो दिखने शुरू हुए भारत द्वारा ऐलान जंग के, ऑपरेशन सिंदूर। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से ये विशेष कार्यक्रम सभी देशवासियों के लिए लेकर आया हूँ और उनके लिए भी कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, जो पाकिस्तान के निवासी हैं। मैंने पहले भी 2 वीडियो इंग्लिश में बनाए प्रोफेसर अमृत लाल रावल जी के साथ। ये पहला वीडियो इस चैनल पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो मौजूदा स्थिति हुई पहलगाम के बाद, उसके ऊपर बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का, डोभाल जी का और हमारे सभी भारत के वीर जवानों का कि हमने जो ये फैसला लिया और इसमें जो आपने साथ दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आखिर कब तक हम आतंकवाद को सहते रहे। मैं जब बचपन में बड़ा हुआ नई दिल्ली में, तो हम लोग पैदल पैदल घूमते घूमते राष्ट्रपति भवन तक, बाजू में नॉर्थ ब्लॉक जो दफ्तर है जहाँ पर केंद्र सरकार के, उसके भीतर भी रात को खाने के बाद टहलने चले जाते थे। इंडिया गेट ऐसे टहलते थे जैसे कि हमारे घर का पार्क हो। लेकिन जो आतंकवाद पाकिस्तान ने फैलाया, उस आतंकवाद का आज ये हाल है कि हम अपने देश के उन स्मारकों के नज़दीक भी नहीं जा सकते। एक के बाद एक बम, एक के बाद एक बम। और हाल ही में जो पहलगाम में हुआ है, पहलगाम की घटना ने हमारा न केवल सब्र खत्म किया, बल्कि हमारी जो स्वाभिमान है, हमारा जो आत्मसम्मान है, उसको बहुत गहरी चोट पहुंचाई। मुझे याद है सन 2008 में मैं और मेरे 2 मित्र, हम लोगों का ऑफिस था जंगपुरा एक्सटेंशन दिल्ली में, और घर से फ़ोन आया कि भाई बम फट गया है, तुम बाहर मत निकलना, ऑफिस में रहना। थोड़ी देर बाद एक और फ़ोन आया, फिर घर से फ़ोन आया कि एक और बम फट गया है, तुम बाहर नहीं निकलना। ये वो दौर था जब न्यूज़ मीडिया यूट्यूब वगैरह के ऊपर नहीं आए थे। हमारे पास टीवी का कनेक्शन नहीं था, केबल टीवी का, तो हमें ऐसे कोई खबर पता नहीं चल रही थी। फिर उसके बाद एक फ़ोन और आया और ऐसे ऐसे करके दिल्ली में 8 बम एक साथ फटे। अब 2025 चल रहा है और ये 2008 की बात है। जो बच्चे अभी 17 साल के, 18 साल के हो गए, 19-20 साल के, उनको तो ये बात पता भी नहीं होगी। 2007 में 26/11 का जो अटैक हुआ मुंबई के अंदर, 250-300 लोग मारे गए। उसके अलावा मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट और इतने ज़्यादा ब्लास्ट, पूरे भारत को इन्होंने युद्ध का क्षेत्र बना के रखा। ये तो अफसोस की बात भी है और ताज्जुब की बात भी है कि हम लोग किसका वेट कर रहे थे। क्या हम अब इसका वेट करते कि सीधा परमाणु बम भी आके हमारे पर गिरता? तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमने जवाब दिया। और कुछ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का जो निर्माण भी हुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो करवाया है, ये भी ज़बरदस्ती करवाया। बहुत से लोग इस समय एक जो नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम का, वे ये नहीं जानते कि जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के लिए जोर ज़बरदस्ती कर रहे थे, बेशक बहुत से मुस्लिम उनके साथ थे, लेकिन बहुत से मुस्लिम उनके विरोध में भी थे। बहुत से मुस्लिम नेताओं को उन्होंने मरवा दिया और उस दबाव के कारण और मुस्लिम नेता भी उनके साथ आ गए। ये एक बुरा सपना था पाकिस्तान का बनना, क्योंकि जो विस्थापित हुए लोग, आप उनसे पूछिए, जो पाकिस्तान से हिंदू भारत आए और आज भी आ रहे हैं। मैं जहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर, मतलब मैं चाहूँ
अगर यहाँ से पैदल चलूँ तो 15 मिनट की दूरी पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी रहते हैं, जो आज भी कहीं कोई दुकान लगा के अपना पेट भर रहे हैं। 75 साल पाकिस्तान में रहने के बाद भी उनको डर के मारे यहाँ पर आना पड़ा। पाकिस्तान में निरंतर हिंदू लड़कियों को अगवा किया जाता है, उनका धर्मांतरण कराया जाता है। मानवाधिकार की बात करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सब चुप हैं। 71 में जो युद्ध हुआ, उससे पहले पाकिस्तान ने खुद ही, उससे पहले जब इनके चुनाव हुए और चुनाव में जो बांग्लादेश के जो मुसलमान थे वो बहुमत में आए, तो इन्होंने खुद, जो यहाँ के पंजाब के जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के, इन लोगों ने बांग्लादेश के 2 से 3 लाख लोग मारे, वो भी मुसलमान थे। तो ये कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है, ये तो मौका परस्त लोग हैं जो थोड़ा सा पाकिस्तान बनने के पीछे हिंदू मुस्लिम विवाद के अलावा भी कुछ बातें हैं जो कि लोगों को समझने की ज़रूरत है, जिसके बारे में अक्सर बताया नहीं जाता है। मैंने इस पर थोड़ी स्टडी करी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब ये जो पाकिस्तान का सपना मोहम्मद अली जिन्ना ने दिखाया, तो इस सपने में उन्होंने एक सपना ये दिखाया कि जो रजवाड़े थे, जो नवाब थे, या जो सामंत थे, पुराने पुराने जमींदार थे, भूस्वामी थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उनको ये कहा कि हमारे नए देश के अंदर आपसे हम ज़मीनें लेंगे नहीं। तो ये जो सपना था कि आपका जो राजा का या नवाब का स्टेटस है उसको भी हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, आपकी जो रियासत है उसमें से आप टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हो, ये सारे सपने उनको दिखाए। और उनको ये डर था कि अगर हम भारत के साथ आ जाएंगे, और ख़ास करके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो समाजवादी विचारधारा के थे, एटलीस्ट उस समय तो थे। और बाद में भी उन्होंने कई ऐसे काम किए, हमने देखा, जैसे इंदिरा गांधी जी जब आई तो उन्होंने लैंड एक्विजिशन किया, जो भूमि नहीं थी जिनके पास भारत में उनको भूमि दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो ये कई चीज़ें हमारे देश में हुई। तो जितनी भी सत्ता थी, जितनी भी दौलत थी या ज़मीनें थी, ये रजवाड़ों, जिन रजवाड़ों के पास थी या नवाबों के पास थी, यहाँ तक कि जो राजा थे बीकानेर के, वो भी पाकिस्तान में जाने को तैयार हो गए थे। जूनागढ़ के राजा तो गए हुए हैं। तो ये जो भुट्टो फैमिली है, ये जूनागढ़ के राजा के फाइनेंस मिनिस्टर का बेटा है, उसकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, जो कहता है कि हम भारत की खून की नदियाँ बहा देंगे। तो ये जितने भी भारत पाकिस्तान में ज़्यादातर ज़मीनें चंद लोगों के पास है, और ये भुट्टो फैमिली के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो ये तो अपने आप में सामंतवाद का देश है, धर्म का तो नाम इन्होंने बदनाम किया है। ऐसा कैसा धर्म हुआ कि जब मोहम्मद अली जिन्ना को ये पता लग गया कि भैया पार्टीशन होना है, और जब पार्टीशन हुआ तो जब लोग ज़्यादा आने लग गए पाकिस्तान के अंदर, तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ना कह दिया कि भाई हम तो सेकुलर राज बनाएंगे, आप ऐसा कुछ ना करें, हम सबको मिल के रहेंगे। और हुआ ये कि बंटवारे के समय जो शायद 21% या 23% जो हिंदू थे, उसमें से अब 2% या 3% रह गए, 2% रह गए। एक सिंध का राजा है, वो मजबूरी में फंस गया क्योंकि आबादी ज़्यादा मुस्लिम थी, उसकी वजह से वो वहाँ पर फंस गया। कश्मीर के राजा भारत को आ गए थे, भारत को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, फिर भी कश्मीर कश्मीर में इन्होंने सेना, जैसे ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और कश्मीर का राजा अनिश्चित था लेकिन आना था उसने भारत के साथ, इन्होंने सेना भेजकर जो है ना एक कश्मीर का हिस्सा जो है ना वो कब्जा लिया और चीन को दे दिया उसका कुछ हिस्सा। तो ये बात, अब जो सबसे प्रमुख बात है, ये तो इतिहास की बात हो गई। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये समय है जंग का, क्या जंग करना सही है, नहीं है। मैं सबको एक बात क्लियर बता दूं, और मैं डॉक्टर अंबेडकर जी का भी अध्ययन करता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर जी का भी और भगवान बुद्ध का भी। सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध की बात बता देता हूँ कि भगवान बुद्ध ने, जब सैनिक उनके संग में आ गए थे युद्ध से हटके, युद्ध से भागकर, तो उन्होंने कहा था कि राजा को कहा कि इनको लेके जाओ, और उनको कहा कि तुम्हारा जो काम है वो युद्ध करने का है, तो तुम वो करो, जो तुम्हारा काम है वो करो, तुम वहां से भाग कर डर के हमारे संग में नहीं आ सकते। तो भगवान बुद्ध ने कोई ऐसा, कोई बुद्ध नहीं युद्ध नहीं बुद्ध, ऐसा जो लोग बोलते हैं, ऐसा ठीक है, वो बोलने में अच्छा है, लेकिन कब तक?
क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा है करुणा अपने पे राखिए, अपने पे सबसे पहले करुणा करो। हमें सबसे पहले अपने देश को देखना है, अपने देश की सीमाओं को देखना है, अपने देश के भाइयों बहनों को देखना है। कितने लोग मारे जा रहे हैं वहाँ पे JNK के अंदर। कोई जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, कभी भी जाके उसको कोई ऑफिस में गोली मार देता है। जो लोग कश्मीर के लोग अगर भारतीय सेना का साथ दे उनको मार देते हैं, वो तो बेचारे पिस जाते हैं दोनों तरफ से। यहाँ से सेना का दबाव भी होता है और वहाँ से आतंकवादियों का, पाकिस्तानियों का दबाव भी होता है। और हम यहाँ पर बाकी शहरों के अंदर लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कभी भी यहाँ पर बम फट जाते हैं, या ये आके जैसे इन्होंने जो ये जो किया था बॉम्बे में, ये टेस्ट था कि कुछ लोग 4-5 लोग ही कितना, सोचिए 250-300 लोग इन्होंने मारे। अगर ये 400-500 छोड़ देते तो क्या होता। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जो इन्होंने पाकिस्तान बनाया, इनका मंसूबा क्या था। इनका मंसूबा कोई अलग देश बनाने का नहीं था। इनका मंसूबा था कि हम देर सवेर बाकी भारत को भी कब्जा कर लेंगे। ये इनका मंसूबा है। और ये बेशक अभी जो स्ट्राइक हो रही है, हो सकता है कि इसको ये बोला जाए कि ये स्ट्राइक है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने दो अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 1500 साल पहले का, 1500 साल पुरानी विवाद है। वो बेवकूफ़ नहीं है, लोग कह रहे हैं ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं। ये जो विवाद है, ये 1500 साल विवाद, उनका जो कहने का मतलब है कि जब से इस्लाम आया तब से भारत के अंदर विवाद चला है। खैर वो एक अलग बात है, विवाद चला है, लेकिन हमने सेटलमेंट भी कर लिया, आपस में मिलजुल के रहना सीख लिया। तो उतना हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात को समझने, अब वो कह रहे हैं कि कई दशकों से विवाद है, लेकिन इस बात को, ये जो बातें है ना, ये विवाद है या धार्मिक विवाद है, इसकी बात नहीं कर रहा। बात ये है कि अगर वो 2 बार ऐसे बोलते हैं, तो दोनों बार अगर वो कहते हैं, इसका मतलब कि उनको पता है कि ये जंग लंबी जाने वाली है। तो इसके लिए देश को तैयार रहना चाहिए। और ये जंग लंबी जाएगी, इससे ना घबराना है ना डरना है। क्योंकि जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान इन्होंने बनाया ही इस मंसूबे से था कि ये देर सवेर भारत, बांग्लादेश का एरिया, नेपाल, इनका इंडोनेशिया तक जो जा रहा है, बर्मा, श्रीलंका, उधर ये अफगानिस्तान को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही मिलिट्री, ये बेशक इकोनॉमिकली वीक है, लेकिन इन्होंने सारा पैसा मिलिट्री में लगा रखा है अपने। और ये परमाणु ऊर्जा, परमाणु जो तकनीक है, उसके निर्यातक हैं, जो चोरी छुपे स्मगल करते हैं परमाणु तकनीक। और परमाणु बम भी नॉर्थ कोरिया को इन्होंने ही जो है ना सेल किए हैं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि इन्होंने देर सवेर भारत पे आक्रमण करना ही था। और प्रकाश अंबेडकर जी ने भी इस बारे में कहा है, जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि भारत को 2 राजधानियाँ चाहिए, दिल्ली और एक अमरावती, महाराष्ट्र, तेलंगाना में जो अमरावती है वो। क्योंकि दिल्ली जो है वो बॉर्डर के पास है, तो दिल्ली पे ज़्यादा स्ट्राइक्स होने के चांसेस हैं। खैर कितनी होती है वो तो भविष्य बताएगा, क्योंकि हमारी सेना भी काफ़ी विशाल है, लेकिन पाकिस्तान को भी हम कम नहीं आंक सकते। आई थिंक भारत विश्व में चौथे नंबर की सेना है, बड़ी सेना, और पाकिस्तान 8वें नंबर या 10वें नंबर की है। तो उस देश का साइज़ और उसकी अर्थव्यवस्था देखते हुए वो उस अनुपात में काफ़ी बड़ी है और भारत के समीप है, ज़्यादा पीछे नहीं है। लेकिन बात यह है कि उनका जो मंसूबा और जो उनका प्लानिंग है 75 साल से, हमारी प्लानिंग क्या चल रही है, हम अच्छाई दिखा रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पे काम करते हैं, हम शिक्षा पे काम करते हैं। उनका काम ही एक चल रहा है कि किस दिन हमने भारत को फतेह करना है, ये उनका मेन मकसद है। तो ये जंग मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब जो ये जंग है, ये 71 की जंग 19 दिन चली थी, लेकिन ये जो है ना, ये निर्णायक जंग हो सकती है। क्योंकि जैसे उनके आर्मी के जनरल ने भी बोला इस मौके पे, और ये भी बात निकल के आ रही है कि उनका सीधा हाथ है ही, तो खैर है ही, उसने बोला ही इसलिए था क्योंकि ये प्लानिंग करके बैठे थे कि करना है। तो अपराधी होता है ना, वो कोई ना कोई सबूत देता है अपराध करने से पहले, इसलिए उसने बोल दिया। और उसने एक्चुअली उसने बोलना उसका ज़रूरी था, क्योंकि वो बोल के सब पाकिस्तानियों को ये संदेश देना चाहता था। सीधा नहीं कह सकता था कि हम भारत पे वॉर करने वाले हैं। प्लानिंग उनकी दूसरी थी, प्लानिंग उनकी थी, उनकी असली प्लानिंग जो है ना, लेकिन हमें ये बात समझनी कि बम गोलों से भी खतरनाक जो उनकी प्लानिंग है वो है भारत को धार्मिक रूप से विभाजित कर देना।
ये अगर उनकी प्लानिंग कामयाब हो गई ना, ये बात ध्यान से समझ लीजिए, ये अगर उनकी प्लानिंग कामयाब हो गई तो वो 90% युद्ध जीत जाएंगे। अगर भारत में धार्मिक विभाजन हो गया और जगह जगह अगर मुसलमानों के साथ कुछ अत्याचार होने लगा, तो ये भारत के जो मुसलमान हैं उनको राइट ठहरा देंगे कि भैया सही है, हम जो हिंदुओं के साथ रहे एक दिन ऐसा आना ही था, तो अब उनकी जो वफादारी है वो भारत से ख़त्म होकर पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने जो है ना धर्म पूछ पूछ के लोगों को वहाँ पे मारा है, ये प्लानिंग है। बहुत दुख की बात है कि भारत के कुछ लोग इसको ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ ये मौका है कि हम जो है ना वो यहाँ से मुस्लिम्स को हम भगा देंगे और उनको मारेंगे। ऐसा ये ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें सोचने की जरूरत नहीं है। भारत में सिर्फ धार्मिक विभाजन नहीं है, जातियों में भी भारत बटा हुआ है, समुदायों में भारत बटा हुआ है, और पूरे दुनिया के लोग जो हैं छोटे छोटे समुदायों में। और मैं तो ये कहूँगा आप कोर्ट में जाके देखिए, भाई और भाई के, पति और पत्नी के, बेटों के और बाप के रिश्ते के जो केसेस हैं, प्रॉपर्टीज़ के केसेस हैं, मारपीट के केसेस हैं, माँ बेटे के मारपीट के केसेस हैं, कितने चल रहे हैं। तो ये तो बकवास की बात है। धर्म 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 ये अब निकालने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी अपनी कमज़ोरी का फ़ायदा दुश्मन उठा रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब ये वही दुश्मन है कि जब पाकिस्तान में यहाँ से लोग गए और बाकी लोग जा रहे थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला कि भाई हम तो सेक्युलर हैं, ताकि उनको ये पता था कि अगर इतने लोग आ गए तो हम संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन यही लोग जिन्होंने उन लोगों को उस समय छोड़ दिया भारत में, अब ये लोग उनके रहनुमा बनेंगे अगर यहाँ पर उनके ऊपर इस परिस्थिति के अंदर कोई ऐसा फ़ायदा उठाए या उनके ऊपर कोई गलत काम करे। तो ये जो असली जो युद्ध है ना पाकिस्तान का, बम गोलों से ज़्यादा खतरनाक ये युद्ध है कि भैया यहाँ पर धार्मिक उत्पात मचवाओ, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ, ताकि यहाँ का मुसलमान जो भारत के साथ बन के बैठ गया है, उसको ये जताओ कि नहीं ये जो हिंदू हैं ये खराब है। ये उनकी स्ट्रेटजी है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और जो न्यूक्लियर की बात हो रही है उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास भी न्यूक्लियर है, हमारे पास भी न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ना आज की डेट में दुनिया में बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके बाद वो दुनिया में बच नहीं सकते। यहाँ के नेता छोड़ेंगे या वहाँ के नेता छोड़ेंगे, जो छोड़ेगा वो उसको उठा के ले जाएंगे अमेरिका और वहाँ पर उस पर केस चलेगा। उसकी अपनी जान और उसके जो भी ऑफिसर और कमांडर होंगे उनकी जान फिर बचेगी नहीं। तो इस डर से ना रहें। ये जो मीडिया दिखाता था न्यूक्लियर है पाकिस्तान, न्यूक्लियर पाकिस्तान न्यूक्लियर है, ना कोई न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान छोड़ेगा, ना कोई इंडिया छोड़ेगा आज की डेट में। लेकिन एक निर्णायक जंग तो होगी होगी, और वो 21 दिन चली थी 71 की, ये लंबी भी चल सकती है। पाकिस्तान अपनी पूरी स्ट्रेटजी अपनाएगा, देखते हैं कि चीन क्या करता है। मेरा मानना है कि चीन उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि इससे चीन के अपने जो इंटरेस्ट हैं भारत के अंदर वो ख़राब होंगे, भारत को पता लग जाएगा एक तो। दूसरा ये कि फिर एक और जो जो चीन के जो सामान वगैरह यहाँ पर इतना अच्छा डीलिंग जो चल रही है चीन की इंडिया से, उसको चीन को प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर चीन आ भी जाए और वो प्रॉब्लम भी हो जाए, तो भी मैं कहूँगा अपने पैरों पे सबको खड़े रहना है, अपने स्टैंड पे खड़े रहना है, चाहे हमें चीन से भी युद्ध के लिए जाना पड़े, जाना है। क्योंकि अगर ये आधुनिक उद्योग से बनी हुई चीज़ें नहीं मिलती तो हम अपने पारंपरिक उद्योगों पर रह सकते हैं। सिर्फ हमें ध्यान देना है अपने सैन्य उपकरणों पर। कई सैन्य उपकरण हम बना रहे हैं, कई हमें विदेश से मिल रहे हैं। विदेश से हम कई चीज़ें देकर भी सैन्य उपकरण ले सकते हैं और कई उपकरण हम यहाँ बना भी सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जगह जगह उपकरण बनते हैं। खैर मैं समाप्त करता हूँ। अब हमारी वेबसाइट nspmart.com पर जरूर जाइएगा, मुझे फ़ोन करिएगा अगर आपको पुस्तकें चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर जी से संबंधित। मेरा नंबर है 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।